प्यारे बच्चों, क्लास 12 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग पूर्ति की लोच, उसकी माप, प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक निवेदन है कि जो कोई अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। बच्चों, मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट लेना शुरू किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों की रुचि नहीं दिख रही है, इसलिए टेस्ट को क्रॉसपॉन्ड कर दिए हैं। अगर आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो चैनल से जुड़कर मुझे कमेंट करें, फिर मैं क्वेश्चन तैयार करूंगा तो आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्ति की लोच से क्या अभिप्राय, इसकी माप तथा प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो पूर्ति के नियम को सबसे पहले जानेंगे। किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, और मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटती है। लेकिन मूल्य बढ़ने और घटने से पूर्ति कितना प्रभावित होगा, उस दर को पूर्ति की लोच कहते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। माप। पूर्ति की लोच को मापने की दो विधियां हैं। ऐसे भी हम पूर्ति की लोच की परिभाषा दे सकते हैं कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसके अनुपात को पूर्ति की लोच कहते हैं। माप। पहला है अनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES, वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। फॉर्मूला लगाएंगे। ES बराबर वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। प्रतिशत बोलिए या अनुपातिक एक ही मतलब है। अब इस प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को हम तोड़ेंगे तो फॉर्मूला बनेगा ES बराबर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक पूर्ति की मात्रा, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कीमत में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक कीमत। Q हो गया आरंभिक मात्रा और Q1 हो गया नई मात्रा। इसी तरह P हो जाएगा कीमत, आरंभिक कीमत, और P1 हो जाएगा नई कीमत। तो Q1 माइनस Q बट्टा Q बट्टा P1 माइनस P बट्टा P। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q को हो जाएगा डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P बट्टा P। अब इसको अगर हम लोग गुना में चेंज करेंगे होगा डेल्टा Q बट्टा Q गुने ये P ऊपर चल जाएगा तो P बट्टा डेल्टा P। ज्यामितीय विधि। इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच पूर्ति वक्र के उद्गम पर निर्भर करती है। उद्गम मतलब कि पूर्ति की रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है। इससे हम लोग पूर्ति की लोच को चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यह मान लेते हुए कि पूर्ति वक्र सीधी और धनात्मक ढाल वाली रेखा होती है, हम पूर्ति की लोच की 3 संभव स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। अगर पूर्ति की लोच ओरिजिन से जाती है, ओरिजिन से अगर जाती है यहाँ से, तो ES बराबर 1 होगा, पूर्ति की लोच इकाई के बराबर। यदि पूर्ति की लोच Y अक्ष से होके जाती है, ये Y अक्ष है और ये X अक्ष है, तो पूर्ति की लोच जो है वो इकाई से अधिक होगी। और यदि पूर्ति की लोच X अक्ष से होके जाती है तो हम लोग कहेंगे पूर्ति की लोच इकाई से कम होगी। तो इस तरह हम लोग पूर्ति वक्र के उद्गम से हम लोग जान सकते हैं कि पूर्ति की लोच क्या होगी। तो स्थिति 1 में हम लोग देख रहे हैं कि पूर्ति की रेखा कहाँ से जा रही, तो Y अक्ष से जा रही, तो इसलिए पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी। स्थिति 2, चित्र में Y अक्ष पर मूल्य को और X अक्ष पर पूर्ति की मात्रा को लिया गया है। OS पूर्ति की रेखा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि आरंभिक मूल्य OS और आरंभिक मात्रा कितना है OL। मूल्य में कमी हो जाती है, मूल्य मतलब घटकर OS1 हो जाता है, तो SS1 जो कमी होगी इसको हम लोग डेल्टा S भी बोल सकते हैं। तो मूल्य में जब कमी हो रही है तो पूर्ति भी घटकर OL1 हो जाती है, इस कमी को हम लोग डेल्टा Q बोलेंगे। तो चित्र को देखकर हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं। P बराबर P हो जाएगा मेरा आरंभिक कीमत, P क्या है मूल्य, तो आरंभिक मूल्य कितना है OS
यहाँ जो देख रहे OS, Q आरंभिक मात्रा कितना है OL, P1 मतलब नई कीमत कितना है OS1, और नई Q1 नई मात्रा कितना OL1। फार्मूला में हम जान रहे हैं पूर्ति की लोच का फार्मूला होता है ES बराबर डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P गुने P बट्टा Q। अब यहाँ पर हम चित्र को देखकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो डेल्टा Q कितना है, मात्रा में परिवर्तन कितना है LL1, OL में OL1 को घटा देंगे तो हमको LL1 प्राप्त होगा। तो डेल्टा Q LL1 हो गया, डेल्टा P SS1 हो गया, गुने P हो गया आरंभिक मूल्य कितना है OS, तो P के जगह OS लिखें, और आरंभिक मात्रा OL, तो Q के जगह OL लिखेंगे। अब LL1 बराबर है LL1 जो रेखा है यहाँ से LL1 रेखा वो BC रेखा के सेम बराबर है। देखिए दोनों सेम है, तो इसलिए LL1 को हम लोग BC लिख सकते हैं, और SS1 का जितना है दूरी उतना ही मेरा AC का भी दूरी है, सेम है, इसलिए SS1 बराबर AC हो सकता है। यहाँ डिनोट कर दिए हैं। तो अब हम लोग बैठाएंगे LL1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे BC, तो BC लिख दिए, LL1 के जगह BC, और SS1 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो SS1 के जगह लिखेंगे AC, तो यहाँ AC लिख दिए, गुना OS बट्टा OL, सेम समीकरण 1 बन गया। अब त्रिभुज ABC, यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज बन रहा है, तथा त्रिभुज AOL, त्रिभुज AOL ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AOL एक दूसरे के समरूप हैं, अतः उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। यहाँ पर आएंगे BC बटा AC बराबर किसके बराबर होगा, तो जितना आपका BC का दूरी है उतना ही आपका OL का दूरी है, क्या कि ABC जो त्रिभुज होगा उसी का बराबर AOL होगा। तो जितना BC का मान होगा उतना ही OL का मान होगा, कहने मतलब है BC बराबर OL। तो हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर किसका हो जाएगा OL के, तो यहाँ लिख देंगे OL, और AC के बराबर क्या हो जाएगा AL। समरूप त्रिभुज के कारण ये क्या होगा, जितना AC है उतना ही AL होगा, तो AL। ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान 1 में पुट करेंगे, के जगह पर क्या है मेरा BC बटा AC किसके बराबर है OL बटा AL के, तो हम लोग BC बटा AC के जगह ये मान को इसके जगह पर बैठा देंगे, तो मेरा हो जाएगा ES बराबर ये इसके जगह पर ये मान कर रखेंगे, तो ये वाला हो जाएगा OL बटा AL गुना ये जस का तस उतार दिए OS बटा OL, क्योंकि OS बराबर AL हम कह सकते हैं। चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि OS जितना है उतना ही मान AL का होगा, मतलब कहने मतलब OS बराबर AL। तो यहाँ पर जहाँ OS है वहाँ पर हम लोग AL मान को रख सकते हैं, तो लिखेंगे ES बराबर OL बटा AL जस का तस उतारेंगे गुना, और OS के जगह पर क्या लिखेंगे AL, क्या है कि OS बराबर AL है, तो OS के जगह पर हम लोग AL को बैठाएंगे, तो यहाँ हो गया AL बट्टा OL। अब ये AL और ये AL कट गया, OL कट गया, तो कितना मेरा बच जाएगा बराबर 1। अतः जब मेरा पूर्ति की रेखा ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर हो। स्थिति 3 में हम लोग देखते हैं कि अगर पूर्ति की रेखा x अक्ष से जा रही है तो पूर्ति की लोच इकाई से कम होगी। शुरू में ही समझाए थे कि यदि पूर्ति की रेखा ओरिजिन से जाती है तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। अगर पूर्ति की रेखा x अक्ष से जाती है तो पूर्ति की लोच इकाई से कम होगी, और y अक्ष से जाती है तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला लागत, यदि उत्पादन लागत घटती है तो उत्पादक को पूर्ति बढ़ाने से अधिक लाभ होगी, पूर्ति लोचदार होगी। लोचदार और होता है बेलोचदार, मतलब मूल्य का प्रभाव अगर मात्रा पर पड़ता है तो उसको हम लोग लोचदार कहते हैं, और मूल्य का प्रभाव अगर मात्रा पर नहीं पड़ेगा तो वो बेलोचदार कहलाएगा। यदि लागत कम होती है, लागत घटती है,
तो उत्पादक को पूर्ति बढ़ाने से लाभ होगा, तो क्या होगा, पूर्ति लोचदार होगी। समय तत्व, समय जितना ही लंबा होगा वस्तु की पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक होगी, और समय जितना ही कम होगा वस्तु की पूर्ति की लोच उतना ही अधिक बेलोचदार होगी। कहने मतलब समय अगर हमको ज़्यादा मिल रहा है तो हम पूर्ति को बढ़ाएंगे, और समय अगर कम है तो कम समय में हम तुरंत पूर्ति नहीं कर सकते हैं। उत्पादन प्रणाली, जिन वस्तुओं के उत्पादन में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती उनकी पूर्ति लोचदार होती है, तथा इसके विपरीत स्थिति में बेलोचदार होती है। मतलब अगर हमको किसी सामान को बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा है तो क्या होगी, लोचदार, और अगर कम पैसा लग रहा है सामान। वस्तु की प्रकृति, जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली होती उनकी पूर्तियाँ पूर्णतया बेलोचदार होती है, परंतु जो वस्तुएं टिकाऊ होती हैं उनकी पूर्ति लोचदार होती है। भावी कीमतों में परिवर्तन, यदि उत्पादक को वस्तु की भावी कीमत के अधिक होने की आशा है तो वस्तु के वर्तमान पूर्ति में कमी कर देंगे, जिसके कारण पूर्ति बेलोचदार होगी। प्राकृतिक बाधाएं, पूर्ति की लोच को प्राकृतिक बाधाएं, पूर्ति की लोच को प्राकृतिक बाधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक पूर्ति पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देती है। उदाहरण के लिए यदि हम शीशम की लकड़ी की पूर्ति बढ़ाना चाहते तो उसके पेड़ तैयार होने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसकी पूर्ति में वृद्धि सुगमता से नहीं की जा सकती, इसलिए शीशम की लकड़ी की पूर्ति कम लोचदार होगी। तो बच्चों, प्रश्न समझने में अगर दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप करें।